डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात की थी। आज अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है, ड्रॉ दी इक्विपोटेंशियल सरफेस surfaces showing electric field constant in direction। डायरेक्शन तो फिक्स है, चलो मान लो z डायरेक्शन से z एंड डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट हो। जब भी डायरेक्शन कांस्टेंट होती है तो आप समझ लो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेंगे वो पैरेलल प्लेन्स बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट है। एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप समझ ले, इस बात को दिमाग में डाल दे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है आपको ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना जिसकी डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट डायरेक्शन है फील्ड की। तो फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट होने का मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर बनेंगे और वो भी परपेंडिकुलर फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बनेंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस z के परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ये इस बार मैं इधर की तरफ जो है बच्चों z डायरेक्शन ले लेता हूं, ये z डायरेक्शन है, इधर x ले लेते हैं और इधर क्या ले लेते हैं y, और इक्विपोटेंशियल सरफेस खड़े कर रहा हूँ। देखो जैसे ये पहला फर्स्ट सरफेस है, यहीं पे मैंने खड़ा कर दिया ओरिजिन के ऊपर, यहाँ पे ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, z के परपेंडिकुलर, z दिख रहे हैं ना, z के परपेंडिकुलर। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो जब मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा तो फील्ड डिक्रीज होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस बढ़नी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जितनी डिस्टेंस इंक्रीज होती है फील्ड उतना ही डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है तो z डायरेक्शन में आप इक्विपोटेंशियल सरफेस जब बनाते हो तो z डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ाते रहना। जैसे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d1 है, अब मैं थोड़ा सा और दूर रख रहा हूँ भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस को, ये देखें ये d2 डिस्टेंस और d3 डिस्टेंस मैं थोड़ी और दूर कर लेता हूँ। d3 डिस्टेंस, तो d1 सबसे कम है, d2 ज़्यादा है और d3 कम है। अच्छा, डिस्टेंस के हिसाब से चल रहे हो आप, आपको पता है ये फॉर्मूला E इक्वल टू माइनस dV/dr होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड dV पोटेंशियल डिफरेंस और dr डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है। हम खाली डिस्टेंस के हिसाब से चलना चाहते हैं तो हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं। तो जैसे मैं मन से कह देता हूँ इसका वोल्टेज 50 वोल्ट है, इसका 40 वोल्ट, इसका 30 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। क्वेश्चन ने भी कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड z में होना चाहिए, तो अगले को कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड z में है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पोटेंशियल डिक्रीमेंट के अलॉन्ग होता है। तो कोई भी इसको देख के बता सकता है कि पोटेंशियल इधर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में भी 10 वोल्ट है, इनके बीच में भी 10 वोल्ट है, इनके बीच में भी 10 वोल्ट, डिफरेंस 10 का है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो डिस्टेंस बढ़ रही है तो ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, डिस्टेंस के। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फील्ड कम होता रहेगा। तो कुल मिला के ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये एक ऐसे फील्ड को शो कर रहे हैं जिसकी डायरेक्शन तो फिक्स है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर क्वेश्चन कहता है मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो पहले डिस्टेंस ज़्यादा लेते और धीरे धीरे आप डिस्टेंसेस क्या कर लेते, कम कर लेते, ठीक है। एक छोटा सा और न्यूमेरिकल करवा देता हूँ मैं आपको। देखें एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट्स A एंड B। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस खड़ा है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। चलो इसका वोल्टेज मैं ले लेता हूँ 50 वोल्ट, इसका ले लेते हैं 40 वोल्ट और इसका ले लेते हैं 10 वोल्ट। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B। ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच में है 20 सेंटीमीटर। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं पॉइंट A पे और पॉइंट B पे। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट A पे फाइंड आउट कर लेते हैं, एट A। देखो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, माइनस dV/dr, और इसको अच्छे प्रिसाइजली तरीके से अगर मैं कहूँ तो इसको ऐसे याद रखना चाहिए, dV को कहना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस और अपॉन में ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको कैसे आप सिंप्लीफाइड करेंगे उसको देख लेते हैं अपन। देखो पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए के दोनों तरफ पोटेंशियल में डिफरेंस, इधर 5 है और इधर है 40, तो ऑब्वियसली आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो माइनस करना है, लेकिन माइनस किस में से किसको करोगे ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो इधर पोटेंशियल ज़्यादा है इधर पोटेंशियल कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो आप जब आप इधर से इधर जा रहे हो, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो पोटेंशियल हमेशा फाइनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करना है, ये फाइनल होगा ये इनिशियल होगा। फील्ड के अलॉन्ग जब चलोगे आप तो ये बाद वाला जो पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट है 40 में से 50 माइनस करोगे, 40 माइनस 50, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 40 में से 50 गए तो क्या रह गया माइनस का 10, ये इससे कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ऊपर चला गया, तो ये आपके आ गया 100 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गया। क्लियर। अब ऐसे कैसे अपन पॉइंट बी पे फाइंड आउट कर लेते हैं, तो बच्चों बहुत सिंपल है, बी पे मुझे नहीं लगता आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी। पॉइंट बी पर बी पे निकालना है, सेम वापस यही फॉर्मूला लिखोगे, पहले आप यही नोट डाउन कर लेना, फिर उसके आगे ये लिखना, वही फॉर्मूला माइनस dv/dr पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस बी के दोनों तरफ जो है, इधर 40 है इधर 10 है, तो 10 में से 40 को माइनस करना है, 10 माइनस 40, और बीच की डिस्टेंस कितनी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 20 सेंटीमीटर, -30 और 20 इंटू 10⁻², ये 0 से 0 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 100 और अपॉन 2, तो ये 150 आ जाएगा, है ना, कितना आ गया 150 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंटिन्यूसली इसके आगे जाने पे इंक्रीज हो रहा है। अब आप कहोगे इंक्रीज क्यों हो रहा है सर, डिस्टेंस तो बढ़ रही है, तो इंक्रीज की जगह डिक्रीज होना चाहिए, तो डिस्टेंस, ये खाली डिस्टेंस पे डिपेंड तब करता है जब डिफरेंस पोटेंशियल का सेम रहता है। इन दोनों के बीच में जैसे 10 वोल्ट का डिफरेंस है, तो इनके बीच में भी 10 वोल्ट का डिफरेंस होता, तब आप डिस्टेंस को कंसीडर कर सकते थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग है और डिस्टेंस भी अलग है, तो ये दोनों के हिसाब से एडजस्ट होकर के आंसर निकलेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग फॉलोइंग ग्राफ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आल्सो ड्रॉ ग्राफ बिटवीन ई एंड आर यूजिंग दिस ग्राफ। ठीक है, ये ऐसे आपको एक ग्राफ दे दिया गया है, सिंपल सा मैं ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों, ये ऐसे डिस्टेंसेस मीटर में ले रहे हैं अपन। ओ इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, बी और इसको सी दे देते हैं। ठीक है, अब अपन को इस ग्राफ को यूज करके अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं ओ से लगा के ए तक मैं बात करता हूँ, ओ टू ए। फर्स्ट इस फील्ड के अंदर चलते हैं अपन। तो ओ से ए तक बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, dv/dr माइनस dv/dr माइनस dv/dr। dv तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और dr होती है डिस्टेंस। तो ओ से ए तक जाओगे तो पोटेंशियल, ओ से ए जा रहे हैं आप, तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो एक पे पोटेंशियल कितना है 20 और ओ पे पोटेंशियल कितना है 0, तो 20 माइनस 0, भाई ऊपर तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और ओ से ए तक जा रहे हो तो बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए पे तो है 4 और ओ पे है 0, तो 4 माइनस 0, तो माइनस 20/4, यानी आपके ई इक्वल टू आ जाएगा -5 वोल्ट पर मीटर। क्लियर। सेकंड, ए से बी तक चलते हैं। ए टू बी अगर आप माइनस dv/dr यूज करो तो माइनस dv पोटेंशियल डिफरेंस ए पे भी 20 और बी पे भी 20, तो 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, और डिस्टेंस 8 है और यहाँ 4 है, 8 माइनस 4, तो ये तो बच्चों कैंसिल आउट होकर के क्या हो गया 0 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट बी से सी तक निकाल देते हैं, बी टू सी, फिर अपन डायग्राम बना देंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थर्ड बी टू सी। तो बी टू सी ऊपर यूज़ करें माइनस dv/dr माइनस dv बी से सी तक, तो सी पे पोटेंशियल है 0 और बी पे पोटेंशियल है 20, और बीच में डिस्टेंस कितनी है 10 में से 8,
माइनस माइनस ये प्लस 20 हो जाएगा और ये 2 डिवाइड बाय हो गया 10 वोल्ट पर मीटर। ये आंसर आ गया है ना। अब अपन को इसी ग्राफ को यूज़ करके ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो आया -5 वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे तो -5 वोल्ट पर मीटर आ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 10 वोल्ट पर मीटर। तो इसको यूज़ करके आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो मैं ग्राफ बना देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। इसने एक ग्राफ भी बनाने को कहा है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव वैल्यू को ऊपर लेंगे और नेगेटिव वैल्यू को नीचे लेंगे और ये डिस्टेंस लेंगे यहाँ पर r, और डिस्टेंस यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है ना। 0 से 4 मीटर तक, O से लगा के A तक इलेक्ट्रिक फील्ड है -5। तो 0 से 4 तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है -5, ये -5, ये +5 और ये +10। तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड -5 है 4 मीटर तक। तो फिर 4 से लगा के 8 मीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो 4 से लगा के 8 मीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये 0 पे आ गया ग्राफ, 0 पे ही चल रहा है। और 8 से 10 मीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का 10 है, ये +10 के सामने लाइन खींच लो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। बस ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब अपन इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पे बात करते हैं। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अभी तक हम पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सेम वैसे ही है जो आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी, वही पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। पोटेंशियल भी वर्क होता है किसी चार्ज को मूव करने में, पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क होता है। एनर्जी भी वर्क है और पोटेंशियल भी वर्क है, बस दोनों में डिफरेंस ये है बच्चों कि जब आप किसी यूनिट चार्ज को जब मूव करते हो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो यूनिट चार्ज को, यूनिट का मतलब 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज को मूव करने में जो वर्क करते हो 1 के लिए 1 कूलाम चार्ज है। जैसे अगर मैं 1 कूलाम चार्ज को मूव करने में मैं 10 जूल वर्क कर रहा हूँ, तो 1 कूलाम के लिए जो वर्क होगा, इसी वर्क को आप क्या कहोगे, पोटेंशियल कहोगे, इसको पोटेंशियल कहोगे। लेकिन 1 कूलाम की जगह अगर 2 कूलाम चार्ज को आप मूव करोगे, 3 कूलाम को मूव करोगे, जैसे 1 कूलाम के लिए 10 जूल किया जा रहा है, तो 2 कूलाम के लिए कितना किया जाएगा, तो 10 × 2 हो जाएगा 20 जूल वर्क। 3 कूलाम चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर के जा रहे हो, अगेंस्ट फील्ड के अगेंस्ट चल रहे हो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप फील्ड के अगेंस्ट एक चार्ज को लेकर के जा रहे हो फील्ड के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे इधर फोर्स लगाता है फील्ड के अलोंग, और हम पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अपोजिट लेके जा रहे हैं। तो जब आप फील्ड के अपोजिट जाओगे, 3 कूलाम को लेके जाओगे, तो 1 कूलाम के लिए 10, तो 3 कूलाम के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा 30 जूल। तो ये किसी गिवन चार्ज के लिए जो ये हम वर्क कर रहे हैं, इनको वर्क को अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और 1 कूलाम के लिए जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन एज इट इज पोटेंशियल की डेफिनेशन है, बस उसमें जो पहले वर्ड यूनिट आ रहा था पोटेंशियल में, उस यूनिट वर्ड को रिप्लेस कर लेंगे अपन। तो आप लिखें इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट is defined as work done to move और पॉजिटिव चार्ज, उसमें यूनिट वर्ड आ रहा था, यूनिट वर्ड हटा दिया, टू मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू गिवन पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बस ये डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करते हो आप किसी चार्ज को मूव करने में, यूनिट चार्ज हटा देना, पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में, ठीक है। एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जो वर्क कर रहे हो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको किसी इस पॉइंट तक जाना है, इस पॉइंट पी तक जाना है, तो अब इस इन्फाइनाइट से रवाना होना है, ठीक है ना। वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट, कहाँ से मूव होना है आपको, इन्फाइनाइट। क्योंकि इन्फाइनाइट से क्यों मूव होता है, क्योंकि इन्फाइनाइट पे अपन मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है इन्फाइनाइट। यहाँ से किसी चार्ज को यहाँ तक लाओगे तो हम वर्क करेंगे और वो वर्क पूरा इस पॉइंट पे स्टोर हो जाएगा। जैसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बॉडी को नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो आप वर्क करते हो फील्ड के अगेंस्ट, और जब आप उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हो तो उस बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब आप उस बॉडी को छोड़ते हो तो वापस वो नीचे गिर जाती है। नीचे क्यों गिरी, क्योंकि उस बॉडी के पास एनर्जी स्टोर थी, उसी एनर्जी को अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी फील्ड में बॉडी को एक पोजीशन देने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और ये फील्ड के अगेंस्ट वर्क की वजह से स्टोर होती है। तो आप इस फील्ड के अगेंस्ट यहाँ तक आने में जो वर्क करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी होगी।
तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी वर्क ही होती है, आपको पता है। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है, सिंस पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट चार्ज को मूव करते हैं इन्फाइनाइट से, तो उसको कहते हैं पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क अपॉन चार्ज। तो बच्चों जैसे मैं इसको Q लिख लेता हूँ, वर्क को W लिख लेता हूँ, और चार्ज को मैं लिख लेता हूँ, सॉरी पोटेंशियल को मैं V लिख लेता हूँ, वर्क को W और चार्ज को मैंने लिख लिया स्मॉल q। तो अब आप मुझे यूँ बताओ कि वर्क कितना आ गया, इसको इधर भेज देते हैं, तो वर्क इक्वल टू आ गया Q इंटू V। ये जो वर्क आया है, दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये वर्क जो होगा, ये पूरा जो वर्क किया, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो जिस चार्ज को मूव कर रहे हो उस चार्ज की वैल्यू, ये Q वो चार्ज है। जैसे मैं इन्फाइनाइट से एक चार्ज को मैं लेके जा रहा हूँ, स्मॉल q चार्ज को, और इन्फाइनाइट से मैं इस पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है V। कितना पोटेंशियल है V? तो इन्फाइनाइट से इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाओगे, तो जो वर्क करोगे Q इंटू V, उसी को अपन कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो Q को V से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। आप ध्यान रखना अगले लेक्चर में डेरिवेशन से, सिंगल चार्ज की, डबल चार्ज की, 3 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पे पहले पोटेंशियल निकाल दो और उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो जिसको इस पॉइंट पे रखने वाले हो आप। इस पॉइंट पे जैसे आप Q चार्ज को लाके रखोगे, तो Q और V मल्टीप्लाई होकर के पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा QV। तो ये आपको फॉर्मूला पकड़ के रखना है। इसका पोटेंशियल एनर्जी का एक दूसरा और फॉर्मूला भी हो सकता है बच्चों, एक और दूसरा फॉर्मूला भी दिमाग में रखे। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क है, और वर्क को हम इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हैं, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इन्फाइनाइट से कहाँ तक, R तक। ठीक है, R डिस्टेंस या पॉइंट P तक आ रहे हो आप, इन्फाइनाइट से रवाना हो रहे हो। रवाना कहाँ से हो रहे हैं हम? इन्फाइनाइट से, याद रखना। आप वेक्टर हटाओगे तो cos 180 डिग्री आएगा, क्योंकि आप फील्ड के अपोजिट जा रहे हो, और फील्ड के अपोजिट जाओगे तो cos 180 डिग्री लोगे, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर, मैं जा रहा हूँ इधर, डिस्प्लेसमेंट, तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है। और हमें यूँ भी पता है हम फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आएगा। तो बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। एक दूसरा और आप इंटीग्रेशन करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, बस फोर्स पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, एनर्जी सारी स्केलर होती है, आपको पता ही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ये पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी। पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्टिव सिस्टम को बताती है, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सिव सिस्टम को बताती है। किसको? रिपल्सिव सिस्टम को बताती है। इसका ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट तो भाई एनर्जी का जूल ही होगा, तो इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। लेकिन कुछ अदर यूनिट्स भी है, जैसे है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज़्यादातर एनर्जीज को इसमें यूज़ करेंगे अपन, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ई की वैल्यू रखनी है आपको। तो बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे। अगले लेक्चर के अंदर अपन डिटेल से सिस्टम्स की पोटेंशियल एनर्जी और फाइंड आउट करेंगे। तब तक आप ये टॉपिक रेडी करें। बच्चों हम अलग अलग सिस्टम्स की पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, जिसमें अलग अलग डिफरेंट सिंगल चार्ज होगा, फिर डबल चार्ज होगा, इवन अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा करके, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड करके अपन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसको देखें, ये बहुत ईजी टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये टॉपिक। सबसे पहला फर्स्ट सिचुएशन फॉर सिंगल चार्ज। अगर अकेले किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कोई चार्ज है, लेट अ चार्ज स्मॉल q टू बी प्लेस्ड एट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V। देखो एक चार्ज है, स्मॉल q चार्ज है, और इसको यहाँ पे रखना इस पॉइंट पे जहाँ पोटेंशियल कितना है? V है। तो डेफिनेशन क्या है भाई? आपको इन्फाइनाइट से रवाना होकर इस चार्ज को इन्फाइनाइट से यहाँ तक लाना होगा। इन्फाइनाइट से यहाँ तक लाने में जितना भी वर्क करोगे वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी होगी।
तो वर्क डन क्या होता है मुझे बताओ। तो वर्क डन क्या होता है, इन्फाइनाइट से किसी चार्ज को आप किसी पॉइंट तक लाओगे तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो इन्फाइनाइट से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाते हो आप, इस क्यू चार्ज को मैं इन्फाइनाइट से यहाँ तक ला रहा हूँ, तो मूव करने में वर्क होता है क्यू इंटू वी। ये फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, क्यू इंटू वी होता है। और ये जो वर्क कर रहे हो इन्फाइनाइट से किसी चार्ज को लाने में, इसी वर्क को अपन कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इसको U लिख लो, वर्क को क्या लिख लो आप U, और U इक्वल टू क्या हो गया Q इंटू वी। ये आंसर आ गया आपके। अभी ये कैसा चार्ज था, एक सिंगल चार्ज था, अब मैं डबल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो अब डबल चार्ज की बात करते हैं फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्ज। अब इसकी अपन दो सिचुएशन लेंगे, एक बार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और एक बार नहीं लगाएंगे। तो इसमें केस फर्स्ट होगा व्हेन या इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे अपन, तो मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेता हूँ। लेट टू चार्जेस Q1 and Q2 are to be placed at points A and B separated by distance small r। देखिए भाई, मुझे दो चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। यहाँ पर मुझे चार्ज को Q1 को लाके रखना है और यहाँ पे किसको लाके रखना है, Q2 चार्ज को लाके रखना है। तो इस सिस्टम को बनाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये दोनों चार्ज आप मान लो अभी यहाँ नहीं पड़े हैं, और ये दोनों कहाँ पड़े हैं, इन्फाइनाइट पे पड़े हैं। ये इन्फाइनाइट पे पड़े हैं दोनों चार्ज। अब बारी बारी एक दोनों Q1 और Q2 दोनों जो है वो कहाँ पड़े हैं, इन्फाइनाइट पे पड़े हैं। सबसे पहले आप Q1 को इस पॉइंट पे लाओ, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो मैं जब Q1 को लेके जाऊँगा तो मुझे किसी के अगेंस्ट कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? कोई फील्ड ही नहीं है तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो Q1 को ले जाने में वर्क ज़ीरो होगा। तो वर्क डन फॉर Q1 वाले चार्ज के लिए जो वर्क होगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बता दिया, किसी एक चार्ज को लेकर के ऐसी जगह रखते हो जहाँ पोटेंशियल है V, तो वर्क का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। लेकिन इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं है, इसलिए ज़ीरो, और वर्क भी क्या हो गया, ज़ीरो। ये मेरे इक्वेशन नंबर 1 आ गया। पहला वाला चार्ज Q1 यहाँ से उठा करके अपने कहाँ रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, A तक लेकर के चले गए। अब बारी है भाई मैं Q2 चार्ज को पॉइंट B पे लाके रखना है। लेकिन जब Q2 चार्ज को पॉइंट B पे लाके रखोगे तो यहाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। अब पहले से एक चार्ज पड़ा है Q1 की वजह से यहाँ चारों और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई Q1 की वजह से। तो इस Q1 की वजह से यहाँ चारों और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसलिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी होगा। तो अब मैं इस Q2 चार्ज को पॉइंट B पे लाऊंगा तो अब वर्क ज़ीरो नहीं होगा। तो ये पहला स्टेप था, स्टेप फर्स्ट दे देना इसको, स्टेप सेकेंड। अब Q2 को मैं यहाँ पॉइंट B पे ला रहा हूँ, तो यहाँ अब पोटेंशियल है। पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से नहीं होगा, इसको तो ले जा रहे हैं, जिसको ले जाते हैं उसकी वजह से पोटेंशियल नहीं होता है। पोटेंशियल तो उसकी वजह से होता है जो पहले से पड़ा है। ये पहले से Q1 पड़ा है, तो Q1 के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल भी होगा। तो पहले पोटेंशियल तो निकालो, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 की वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल होगा भाई, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको पता होगा, K Q1 अपॉन R। ये पोटेंशियल आ गया। अब आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता चल गया, पॉइंट B पे पोटेंशियल मुझे पता चल गया V, और V की वैल्यू मैंने निकाल दी। तो अब इस Q2 को आप यहाँ से लाके यहाँ तक रखोगे, इन्फाइनाइट से यहाँ तक, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, जिस चार्ज को ला रहे हो Q और उस पॉइंट का पोटेंशियल जहाँ पे रख रहे हो उसको। तो अब Q2 के लिए कितना वर्क होगा, वर्क डन
फॉर Q2। तो Q2 के लिए वर्क, तो Q2 को ला रहे हैं यानी Q इंटू इस पॉइंट पे ला रहे हैं जहाँ पोटेंशियल निकाल दिया मैंने V, ये वर्क होगा। और V की वैल्यू पुटअप कर दो भाई, पुटिंग टू V की वैल्यू कितनी है, K Q1 अपॉन R। तो ये वर्क कितना आ गया, इसको सही ढंग से लिख लो, K Q1 Q2 अपॉन R। ये इक्वेशन नंबर हो गया 3, ये वर्क आ गया। अब फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क दोनों को ऐड कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। स्टेप थर्ड, दोनों चार्ज को लाने में वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू भाई रख दो 0 और W2 की वैल्यू कितनी आ गई, K Q1 Q2 अपॉन R। और ये जो टोटल वर्क आया है वो वर्क किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। दिस वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो भाई टोटल ये जो वर्क आया है आपका, ये इसी को U कर दो आप, तो क्या आ गया आंसर, K Q1 Q2 अपॉन R। बस हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब अपन पोटेंशियल एनर्जी वापस दो चार्ज के लिए निकालेंगे और इस बार पहले से अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अपन फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों अब अपन K सेकेंड कर रहे हैं 2 चार्जेस के लिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाए। K सेकेंड when external field is applied या in the presence of field, आपको पता होगा जो Q1 वाला चार्ज था अभी जो मैंने केस फर्स्ट किया उसमें लाने में वर्क जो है 0 था। क्यों था, क्योंकि पहले से कोई फील्ड नहीं था। तो Q1 को लेके आए थे तो वर्क 0 था, फिर Q1 की वजह से फील्ड डेवलप हुआ, उसमें Q2 को लाके रखा था। लेकिन अब मैं मान रहा हूँ कि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले से इस जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं लैंग्वेज लिख लेता हूँ, लेट 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर टू बी प्लेस्ड एट पॉइंट्स A and B where potentials due to external field are VR1 and VR2 respectively। ठीक है, कैसे इसको समझेंगे भाई, दो चार्ज है, वही चार्ज है, एक Q1 चार्ज है और एक कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है। इसको A पे रख रहे हैं अपन और दूसरे को कहाँ रख रहे हैं, पॉइंट B पे रख रहे हैं, दोनों चार्जेस को। तो पॉइंट A है, पॉइंट B है। यहाँ पर तो मेरे को Q1 को रखना है और यहाँ पे किसको रखना है, Q2 को। अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ये चार्ज जब नहीं थे, ये चार्ज जब नहीं भी होंगे तब भी यहाँ पे ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक पोटेंशियल है जिसको मैं नाम देता हूँ VR1 और यहाँ पे एक ऑलरेडी कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है उसको मैं क्या नाम देता हूँ, VR2। ठीक है, पहले से पोटेंशियल से। और यहाँ पे किसको ला के रखना है, Q1 को, और यहाँ पे किसको ला के रखना है, Q2 को। अभी Q1 और Q2 दोनों कहाँ पड़े हैं, इन्फाइनाइट पे। Q1 और Q2 दोनों कहाँ पड़े हैं, इन्फाइनाइट पे पड़े हैं। तो पहले बारी बारी अपन Q1 को लाएंगे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, वर्क डन फॉर Q1। तो Q1 को ला रहे हो इस पॉइंट पे, Q1 इंटू इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है भाई, ऑलरेडी पहले से है पोटेंशियल VR1, तो ये इतना वर्क हो गया पहले वाले के लिए। जबकि इससे पहले वाला डेरिवेशन था, इसमें यहाँ कोई पहले से कोई पोटेंशियल नहीं था, इसलिए वर्क 0 हो गया। तो कोई फील्ड है तो उसकी वजह से पहले से फिर पोटेंशियल होने की वजह से वर्क होगा। अब मैं ला रहा हूँ Q2 को, तो भाई अब Q2 को लाके इस पॉइंट पर रखोगे तो यहाँ पे एक ऑलरेडी पोटेंशियल VR2 तो है ही है, लेकिन आपने अब एक चार्ज यहाँ पे Q1 को यहाँ से लाके यहाँ रख दिया Q1 को, तो Q1 यहाँ आ गया है। तो यहाँ पे एक तो पोटेंशियल ऑलरेडी है ही VR2 और अभी हमने जो पहला डेरिवेशन किया था आपको याद होगा, अब Q1 आ गया तो इस Q1 की वजह से भी यहाँ पे एक पोटेंशियल और होगा। उस पोटेंशियल को भले आप V नाम दे दो, क्या नाम दे दो, V। तो इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल जनरेट होगा। ये तो पोटेंशियल पहले से है, Q1 की वजह से भी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। तो ये यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इसको V1 कह दो, बोले V1, इस 1 की वजह से पोटेंशियल। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा 1 की वजह से K Q1 अपॉन R1
ये फर्स्ट वाले ये आर कह दो, डिस्टेंस आर है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना आर, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा KQ1/R। तो अब इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा बी पे, तो बी पे टोटल पोटेंशियल बताना है तो एक तो VR2 तो है ही ऑलरेडी, और एक इस Q1 को लाके रखा, इसकी वजह से यहाँ एक पोटेंशियल और आ गया V1। V1 की वैल्यू रख दो भाई उठा करके, ये पुटिंग टू तो V इक्वल टू VR2 तो पड़ा है, और V1 फर्स्ट वाले की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा KQ1/R, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल आ गया आपको, अब टोटल पोटेंशियल आ गया, और यहाँ पे अब अपन इन्फाइनाइट से किसको लाके रखेंगे Q2 को। तो नेक्स्ट स्टेप थर्ड, वर्क डन फॉर Q2, ठीक है, या उसी स्टेप को चलाओ ना आप। तो सेकंड 2 के लिए कितना वर्क होगा, तो Q2 को ला रहे हो और इस पॉइंट पे ला रहे हो जहाँ पे पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल है V, तो वर्क होगा Q2 इंटू V। V की वैल्यू क्या है भाई, टोटल पोटेंशियल रखो, टोटल पोटेंशियल पता है ना हमें VR2, और एक है KQ1/R, इसको अंदर भेजो Q2 को, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मेरे सेकंड वाले चार्ज Q2 को लाने में वर्क आ गया, Q2 को B पे लाने में वर्क और Q1 को लाने में भी वर्क आ गया मेरे पास। तो फिर लास्ट स्टेप में टोटल वर्क बता दो भाई, दोनों चार्ज को लाने में वर्क। W1 प्लस W2 को ऐड कर दो, W1 कितना है, W1 ये रहा Q1 VR1, और W2 कितना है ये रहा, पूरा रख दो बस इसको ऐसे कैसे, Q2 VR2 प्लस KQ1Q2/R। तो और ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ये सॉरी ये तो वर्क आया हो, और ये वर्क जो है किसके इक्वल होगा, लास्ट में इस वर्क को किसके इक्वल कर देते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी के। दिस वर्क विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इसको W की जगह U कर दो, ये आंसर आ गया भाई, ठीक है। अब इस आंसर के अंदर अब देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, इसमें ये QV1 और Q2VR2 जो ये पोटेंशियल एनर्जी ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, ये फर्स्ट वाले चार्ज में एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, ये दूसरे वाले चार्ज में जो एक्सटर्नल बाहर से लगा है फील्ड उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और ये KQ1Q2/R जो हमने निकाली थी, ये दोनों चार्ज में एक दूसरे की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, आपस में एक दूसरे की वजह से ये, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब अगली जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन 3 चार्जेस का सिस्टम लेंगे और उसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।